नमस्कार, मैं पंडित विकास शुक्ला एक और नया ब्लॉग लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले 2 एपिसोड से हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं विवाह में विलंब के कारणों के बारे में। विवाह में विलंब के कुछ 10-12 कारण मैंने आपको अपने 2 एपिसोड में बताए, लेकिन जो एक सबसे बड़ा कारण, जो एक सबसे बड़ी परेशानी, जो एक सबसे बड़ा हर्डल है वो है मिलान का। कुंडलियों का मिलान एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है प्रायः अभिभावकों के आगे। दोस्तों, इस विषय पर मैं आपसे एक करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा कि मिलान में बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों को ये सुझाव दूंगा कि या तो आप मिलान ना करवाएं, ना करवाना अधिक बेहतर है बनिस्बत की अल्प ज्ञानी व्यक्ति से मिलान करवाने के। ये जो आजकल परिपाटी चली है कि लैपटॉप पे या अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपने दोनों का डेट, टाइम और प्लेस फीड किया और उसने आपको रिजल्ट दे दिया कि भाई इतने गुण मिलते हैं, ये दोष आ रहा है। इस तरह से मिलान न करवाएं। इस तरह से मिलान कराने से बहुत बेहतर है कि आप बिना मिलान कराए ही अपने पुत्र या पुत्री का विवाह संपन्न करवा दें। दूसरी बात जो मैंने कही वो कही अज्ञानियों के विषय में या अल्पज्ञानियों के विषय में। मैं इस चैनल के माध्यम से किसी की भी आलोचना करना नहीं चाहता, मैं किसी को बुरा या कमतर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक फ़र्क होता है कर्मकांडी पंडित में और ज्योतिषी में, एस्ट्रोलॉजर में। कभी भी आप किसी कर्मकांडी पंडित से यदि पत्रिका का मिलान कराते हैं, कई लोग मैंने देखा कि उन पंडित जी से करा ली थी जो रोज़ हमारी फैक्ट्री में दिया लगाने आते हैं, रोज़ हमारी घर पे पूजा पाठ कराने आते हैं, हर सोमवार हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा कराते हैं, उनसे मैंने पत्रिका मिलवा ली थी। तो मैं आपसे कहूँगा कि ऐसी गलती कतई ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी जो कर्मकांडी पंडित हैं वो ज्योतिष की जानकारी नहीं रखते। कोई अपवाद हो सकता है कि जो बहुत अधिक कर्मकांड भी जानता हो और ज्योतिष का भी बहुत बड़ा ज्ञाता हो, लेकिन ऐसे लोग अपवाद स्वरूप ही होते हैं। पंडित और ज्योतिष में फ़र्क होता है, इस फ़र्क को आप समझिए यदि आप बच्चे की पत्रिका का मिलान कराने जा रहे हैं तो। एक घटना और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज से 9 वर्ष पूर्व की है। एक जातिका की माँ मेरे पास आई और वो जातिका जो थी वो किसी से लव मैरिज करने की इच्छुक थी, किसी के प्रेम में थी वो, और वो कुल 5 गुण उन दोनों की पत्रिकाओं में मिल रहे थे। उस जातिका की माताजी ने लगभग भारतवर्ष के संपूर्ण शहर में जो भी उनके संपर्क में आया, जितने भी बड़े ज्योतिष के पास जा सकती थी वो गई और उनसे मिलान करवाया। 5-5.5 गुण में कोई भी एस्ट्रोलॉजर कैसे हाँ भरता विवाह के लिए। थक हार कर वो मेरे पास आई थी। मैंने उसे मना नहीं किया, कम से कम उस इंटेंसिटी से, उस तीव्रता से मना नहीं किया जैसे दूसरे ज्योतिषियों ने एकदम कह दिया कि नहीं आप ये विवाह करना ही मत। मैंने मना नहीं किया। आज 9 साल हो गए, उसका वैवाहिक जीवन ठीक चल रहा है। 7 साल का एक सुंदर पुत्र भी उसे प्राप्त है। मैं ये तो नहीं कहना चाहता, कहने का अभिप्राय ये कतई नहीं है कि आप बिल्कुल गुण ना मिलाएं या 5 गुण 10 गुण मिलने पे आप शादी कर दें, लेकिन कई सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनका अवलोकन आवश्यक है। देखिए, गुण मिलान में सबसे ज़्यादा क्या है कि 9 गुण जो 7 गुण जो है वो आते हैं आपके भकुट दोष के, 6 गुण जो है वो आते हैं गण दोष के, और 8 गुण जो आते हैं वो आते हैं नाड़ी दोष के। अब गण दोष की बात करें तो यदि कन्या का, जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं, उसका गण राक्षस भी है, प्रायः यदि कन्या का गण राक्षस हो तो गण दोष में प्रायः आ जाता है, क्योंकि फिर इस स्थिति में सिर्फ राक्षस गण वाले पुरुष से ही उसकी कुंडली मिलेगी। लेकिन इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि उसके लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, उसके चतुर्थ भाव में शुभ ग्रहों का स्वभाव है, तो भले ही उसका गण राक्षस भी है,
पर उसके स्वभाव में वो उग्रता आपको देखने को नहीं मिलेगी जो कि राक्षस गण वालों के लिए हमारे ग्रंथों में डिस्क्राइब की गई है। तो ऐसी अवस्था में आप यदि कोई अच्छा ज्योतिष आपका अवलोकन करता है कुंडली का, तो गण दोष आने के बावजूद यदि वो देखता है कि लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है और चतुर्थ भाव पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है और कन्या का जो स्वभाव है वो सौम्य रहेगा, तो गण दोष को खारिज किया जा सकता है। भकुट दोष के बारे में बात करें तो 3 तरह के भकुट दोष होते हैं। एक तो द्वितीय द्वादश का भकुट दोष होता है, एक नवम पंचम का भकुट दोष होता है और एक भकुट दोष होता है षडाष्टक का। सबसे ज़्यादा जो खराब भकुट दोष होता है वो होता है षडाष्टक का। यदि द्वितीय द्वादश का भकुट दोष है, नवम पंचम का भकुट दोष है और वर तथा कन्या की कुंडलियों में परस्पर मैत्री अच्छी है, ग्रह मैत्री अच्छी है, दोनों की पत्रिकाओं में लग्नेश और सप्तमेश में या तो नवम पंचम योग है या तृतीय एकादश योग है, ऐसे शुभ योग संस्थित हैं, तो भकुट दोष यदि द्वितीय द्वादश का हो या नवम पंचम का हो तो उस कंडीशन में भी हम कुछ हद तक लिबरल हो सकते हैं, विवाह की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। षडाष्टक दोष के विषय में बहुत अधिक गंभीरता से अध्ययन मनन चिंतन की आवश्यकता है। नाड़ी दोष के बारे में एक अजीब सा मत प्रचलित है कि ब्राह्मणों को नाड़ी दोष अधिक लगता है। अब आप बताइए कि ये कहाँ संभव है कि जहर जो है वो सिर्फ ब्राह्मण को ही मारेगा, वो किसी वैश्य को नहीं मारेगा, वो किसी क्षत्रिय को नहीं मारेगा, तो जहर है। कई बार ये पहले भी उदाहरण दिया जा चुका। नाड़ी दोष के विषय में कहा जाता है कि यदि नाड़ी दोष हो तो संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है। पंचम भाव का विस्तृत विश्लेषण आवश्यक है। यदि आप पंचम भाव का विस्तृत विश्लेषण करते हैं उसके बाद निर्णय लीजिए कि नाड़ी दोष जो है वो कितना अप्लीकेबल इन पत्रिकाओं में है जिनका आप मिलान कर रहे हैं या कितना अप्लीकेबल नहीं है। एक और समस्या जो आती है मांगलिक दोष की, बहुत बड़ी, बहुत विकराल समस्या है। मैंने अभी ब्लॉगिंग शुरू की है, मेरे पास कोई फैसिलिटीज़ का अभाव है, अभी यहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं है कि मैं आपको कुंडली बनाकर समझा सकूं, लेकिन जो ज्योतिष के प्राथमिक विद्यार्थी हैं वो मेरी बात को समझेंगे कि सपोज कीजिए एक कुंडली बनाइए जिसमें लग्न में राहु है, सप्तम भाव में केतु सूर्य से युक्त है और पंचम भाव में शनि बैठा है, और ये जो पंचम भाव में बैठा हुआ शनि है ये सप्तम भाव में बैठे हुए सूर्य केतु को अपनी तीसरी दृष्टि से दिख रहा है। अब कहने को तो ये कहा जाएगा कि ये कुंडली मांगलिक नहीं है क्योंकि मंगल का लग्न पर, सप्तम भाव पर, अष्टम भाव पर या 12 भाव पर कहीं कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन आप बताइए कि ये स्थिति कितनी विस्फोटक है किसी भी वैवाहिक जीवन के लिए। इसके विपरीत सपोज कीजिए कि एक तुला लग्न की कुंडली आपके पास आती है जिसके दशम भाव में उच्च राशि का मंगल बैठा है और अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को, अपनी स्वयं की राशि मेष को देख रहा है। तुला लग्न की पत्रिका है तो सप्तम भाव में मेष राशि पड़ेगी। ऐसी स्थिति में कहने को तो ये पत्रिका मांगलिक कहलाएगी, लेकिन क्या ये मंगल वैवाहिक जीवन के लिए नकारात्मक रहेगा? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं रहेगा। इसके विपरीत जो पहली ग्रह स्थिति मैंने आपको बताई वो मांगलिक होते हुए भी कितनी अधिक दोषपूर्ण स्थिति है। तो मंगल मिलान भी प्रचलित मान्यताओं से या सिर्फ लैपटॉप पर देखकर या किसी अल्पज्ञानी ज्योतिष के पास जाकर आपने देख लिया, या आजकल शादियों के जो पत्रिकाएं छपती हैं विभिन्न समाजों के, उसमें बायोडाटा वगैरह रहते हैं, उसमें सिर्फ स्पष्ट उल्लेखित रहता है कि कन्या या वर मांगलिक है या मांगलिक नहीं है। सिर्फ उन पर मत जाइए, या तो सूक्ष्म विश्लेषण कीजिए या विषय को त्याग दीजिए। यदि आप पूरी तरह भगवान के ऊपर निर्भर होकर बिना पत्रिका मिलाए भी शादी कर देते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो विवाह जो है वो विखंडित ही होगा या उसमें कुछ कष्ट ही आएंगे। हो सकता है विवाह सफल हो जाए, लेकिन यदि आप किसी अल्पज्ञानी व्यक्ति के पास जाकर या खुद का अक्ल लगाकर लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे गुण मिलाकर और विवाह के लिए आगे बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। दोस्तों, विवाह के संदर्भ में 3 ब्लॉग से हमारी चर्चा जारी है। इच्छा तो थी एक आध ब्लॉग और बनाएं, लेकिन एक ही विषय शायद आपको बोर कर सकता है। अभी मेरे पास कुछ मैंने कहा कि अभी
सुविधाओं का अभाव है। नए नए मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है, विषय बहुत ही विस्तृत है, आगे भी कुछ एपिसोड बनाए जाएंगे। और फिर दूसरी बात कि मैं कुछ पढ़ा हुआ नहीं बोलता, इसलिए हो सकता है कि तारतम्य टूट जाए, मतलब एक सीरियल वाइज की इसके बाद ये क्रम आना चाहिए या इसके बाद इस विषय को रखना चाहिए, हो सकता है वो अभी तारतम्य ना बनाओ। शुरुआत है, आप समझ सकते हैं, मुझे माफ़ कर सकते हैं। आज के एपिसोड को तो यहीं विराम दे रहा हूँ, अगली बार मिलेंगे, इस बार शायद किसी नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय साईं राम।